कॉर्पोरेट ब्रीफिंग 2024 आगाज से पहले मैं गुजारिश करूंगा यासीन मुगल साहब से कि वो रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से इसका आगाज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रीफिंग के बाकायदा आगाज से पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जिया ज़करिया जो चेयरमैन हैं अल्नूर शुगर मिल्स लिमिटेड के। हमारे साथ मौजूद है यासीन मुगल साहब जो कंपनी सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ मौजूद है हनीफ शामलिया साहब जो CFO हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जुबैर अब्दुल सत्तार जो चीफ इंटरनल ऑडिटर हैं और अब्दुल रऊफ जो कॉर्पोरेट को असिस्ट करते हैं, एंड माई सेल्फ मोहम्मद इमरान गोगन जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, आगाज करते हैं ब्रीफिंग का। ये कंटेंट है ग्रुप प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, डायरेक्टर प्रोफाइल, बिजनेस सेगमेंट्स, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, की रिजल्ट्स इंडिकेटर, वैल्यू एडिशन, इन्वेस्टर रिलेशन, फ्यूचर आउटलुक, क्वेश्चन आंसर सेशन एंड थैंक यू। अच्छा जी, जैसे ही ब्रीफिंग एंड होगी तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होगा। मैं गुजारिश करूंगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को कि एक वक्त में एक क्वेश्चन करें ताकि बाकी लोगों को मौका दिया जा सके। थैंक यू। सबसे पहले ये अल्नूर ग्रुप की हिस्ट्री है। अल्नूर ग्रुप जो है वो लेट 19 में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज का आगाज किया मॉरिशस से। 1897 में शुगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, स्मॉल फैसिलिटीज से, स्मॉल स्केल से आगाज किया मॉरिशस में, और इसके बाद जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज इंडिया, श्रीलंका और बर्मा में ऑफिस एस्टेबल की जिसमें शुगर, राइस और जूट का ट्रेडिंग होता रहा। इसके बाद आफ्टर फर्स्ट पार्टीशन ग्रुप की मदर कंपनी नूरी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का वजूद अमल में आया और 1960 में नूरी शुगर फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई। केन रिसर्च में मोरो नवाबशाह में मौजूद है और वो स्मॉल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। 1971 में अल्नूर शुगर मिल्स लिमिटेड का क़याम अमल में आया। 1980 में शामराज शुगर मिल्स जो ग्रुप की कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, उसका क़याम अमल में आया। इसके बाद 1984 में जो है रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी जो है ग्रुप का हिस्सा बनी। 1987 में अल्नूर शुगर मिल्स लिमिटेड का एक सेगमेंट अल्नूर मीडियम डेंसी फाइबर बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। इसके बाद ग्रुप एक्सपेंड हुआ और उस वक्त वो बगास बेस्ड था, फिर इसके बाद वुड बेस्ड किया गया उसे। 1991 में कंपनी ने ग्रुप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना और अल्नूर मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और फर्स्ट अल्नूर मुदारबा कंपनी को का क़याम अमल में लाया गया। 1996 में राइस एक्सपोर्ट का हिस्सा बना और शालीमार ब्रांड के नाम से राइस एक्सपोर्ट करता रहा। 2004 में एसोसिएट कंपनी शामरा शुगर मिल्स के अंदर एथेनॉल डिवीजन का इजाफा किया गया और वो उस वक्त सिंगल लाइन थी 1,25,000 लीटर की, जिसको बाद में एक्सपेंड करके 2018 में 2,50,000 लीटर पे ले जाया गया। इसके अलावा ग्रुप जो है वो बेसिकली शुगर और MDF बोर्ड डिवीजन की मैन्युफैक्चरिंग को डील करता है। 8 अगस्त 1969 में ये रजिस्टर्ड हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में और 1971 में स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग का हिस्सा बना। 18.203 बिलियन की इसकी फुटिंग है और टैक्स कंट्रीब्यूशन 4,238 मिलियन रुपीस है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेप में मौजूद है। मिस्टर जिया ज़करिया 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री से रिलेटेड और इस कंपनी के वो चेयरमैन हैं। मिस्टर नूर मोहम्मद ज़करिया जो 48 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, ये इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मिस्टर सालिम अय्यूब 36 ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, MDF बोर्ड डिवीजन देखते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस बोर्ड पे। असद मोइनुद्दीन जो बेसिकली इंजीनियरिंग की डिग्री होल्ड करते हैं और इसके अलावा उनका एक्सपीरियंस है MDF बोर्ड डिवीजन से रिलेटेड भी, वो भी इस बोर्ड का हिस्सा है। मुनीफा अयूब जो है वो मास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिग्री होल्ड करती हैं और वो भी इस बोर्ड का हिस्सा है। खुर्रम आफ्ताब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और इसके अलावा फर्रुख यासीन साहब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ऑन बिहाफ ऑफ NIT।
शुगर डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो 14,500, अर्ली डेज में ये 2,000 टन पर डे की कैपेसिटी से स्टार्ट लिया गया था। इसके बाद ये अपने मुख्तलिफ अदवार को मुकम्मल करता हुआ आज 14,500 टन पर डे की कैपेसिटी होल्ड करता है। आपकी बोर्ड डिवीजन को देखें तो वहां दो लाइंस हैं, एक थिक और थिन। जो मैंडे लाइन है वो थिक है 120 क्यूबिक मीटर और सुन्स जो है 122 क्यूबिक मीटर। ये प्रोडक्शन का डेटा है। प्रोडक्शन का डेटा 2024 इन 2024 में 11,09,983 मैट्रिक टन केन क्रश किया गया। जैसा कि ये स्लाइड आज खुद बताती है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा केन क्रश किया गया जो 2024 में था। इसका मतलब है कि ऑपरेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो साल था अल्टीमेट था, बिकॉज इसमें प्रोडक्शन भी 1,19,117 थी और रिकवरी भी अल्नूर की हिस्ट्री की टॉप रिकवरी थी विच इज 10.73। अगर एमडीएफ की प्रोडक्शन डेटा की बात की जाए तो मंडे लाइन 25,907 क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस किया, सुन्स लाइन ने 41,605 क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस किया और टोटल 67,512 जो सस्टेन है पिछले 5 सालों से अप्रोक्सीमेटली मां सिवाय 2021 के, इसमें इन्होंने 86,494 क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस किया था। ये क्रशिंग का डेटा ग्राफिकल मोड में है और जो ये रिप्रेजेंट करता है कि 2024 जो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अल्टीमेट ईयर। ये इसका प्रोडक्शन डेटा है 1,19,117 टन प्रोड्यूस किया था जो लास्ट ईयर 79,575 टन था। ये आपका रिकवरी ट्रेंड है। रिकवरी ट्रेंड में 10.79 रिकवरी थी और जो लास्ट ईयर 10.08 थी और पिछले 5 सालों में भी इस रिकवरी को टच नहीं किया, बल्कि मैं अगर गलत ना होऊंगा तो पिछले 20 सालों में भी 10.79 रिकवरी नहीं आई। इसके अलावा ये एमडीएफ का ग्राफिकल मोड है। 67,512 क्यूबिक मीटर टोटल दोनों लाइन से प्रोड्यूस किया गया जो लास्ट ईयर 66,536 क्यूबिक मीटर था। इसके अलावा ये आपका पीएनएल का डेटा है। देखिए टर्नओवर जो है 20 बिलियन रहा जो लास्ट ईयर 13 बिलियन था। इसका मतलब 58% आपका टर्नओवर इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल 17 बिलियन जो लास्ट ईयर 11 बिलियन थी, जो भी 56% आपकी इंक्रीज हुई है। सबसे बड़ी वजह केन की प्राइसेस की है। 453 रुपीज आपने केन का प्राइस दिया है जो लास्ट ईयर उससे 313 था। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 50%, मोर देन 50% आपकी केन की प्राइस इंक्रीज हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट 3.4 बिलियन 2024 में, लास्ट ईयर इट वाज 2.1 बिलियन। उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 228 मिलियन, इट वाज लास्ट ईयर 67 मिलियन। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता साल हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज किया, कुछ रजिस्टर्ड पार्टीज को डिलीवर्ड गुड्स सप्लाई की, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1 बिलियन जो लास्ट ईयर 19% इंक्रीज हुआ। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ इन्फ्लेशन है और इसके अलावा मिनिमम वेज का भी इफेक्ट इसमें शामिल है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 31 मिलियन जो लास्ट ईयर 71 मिलियन था। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग इनकम 94.79 मिलियन जो लास्ट ईयर 48.94 मिलियन। इसमें ज्यादातर जो हमारे पास फंड्स होते हैं उन अय्याम में जब सेल की रियलाइजेशन आती है वो बैंक्स में हम पार्क करते हैं और जो इस्लामिक बैंक में जिससे अर्निंग हमें होती है। इसके अलावा शेयर्स फ्रॉम एसोसिएट 8.19 मिलियन, लास्ट ईयर इट वाज 598। फाइनेंशियल चार्जेस 1842, इट वाज लास्ट ईयर 1231। Profit before tax 371.32 million, last year it was 478.30. Taxation 416.37, last year it was 182.96. The footing after taxes and levies 45 million negative. It was last year it was 295 million. The reason of negativity is गेन का प्राइस बढ़ा, नंबर 1। नंबर 2 आपका फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ा। लास्ट ईयर जो हमने 2024 में जो हमने डेट फाइनेंसिंग की वो 20% to 22% ओवर द ईयर रही। एंड थर्ड थिंग इज कि एडिशनल शुगर कंट्री में प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से जो उसकी सेल प्राइस है वो प्रेशर में रही ओवर द ईयर। प्लस आपकी गवर्नमेंट ने डिसीजन लेट लिया एक्सपोर्ट के तवज्जुह से जिसकी वजह से शुगर प्राइस वो रियलाइज ना हो सकी जो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। थैंक यू।
इसके अलावा आपका वर्टिकल डेटा भी ये पिक्चर ड्रॉ कर रहा है कि 20 बिलियन का जो आपका टर्नओवर है उसका 83% जो है वो COGS से जुड़ा हुआ है, 16% रिमेनिंग रह जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1%, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 5% और अदर ऑपरेटिंग इनकम 0.46, फाइनेंशियल चार्जेस 8.89। यानी अगर आप इसको इस तरह देखें तो सिर्फ 9%, 16% में तो 9% जो है वो एक्वायर कर लिया आपकी फाइनेंशियल चार्जेस ने, और बाकी 5% एक्वायर कर लिया आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ने। इसका मतलब है कि आपके पास जस्ट 2% रह गया रिमेनिंग। इसके अलावा टैक्सेशन में भी लास्ट ईयर चेंज आया बजट में, और जो रिजीम थी FTR और NTR उन दोनों का को मतलब एबोलिश करके एक रिजीम कर दी गई, जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स इंक्रीज हुआ। और टैक्स का आपको फिगर नजर आ रहा है 416। पहले एक्चुअली लोकल और एक्सपोर्ट का पार्टिसिपेशन होने की वजह से प्रो रेटा टैक्स लगता था डेफर्ड का, लेकिन अब इस मरतबा ये 100% डेफर्ड प्रोवाइड करने की वजह से टैक्स का फिगर आपको ज्यादा सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये आपका एसेट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले बताया कि 18 बिलियन की फुटिंग है, 18 बिलियन की फुटिंग में 11 बिलियन जो है वो करंट नॉन करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स हैं 6.9 बिलियन। लास्ट ईयर जो सिनेरियो था वो भी मोर और लेस सेम था, 18 बिलियन की फुटिंग थी, 11.852 बिलियन की आपकी नॉन करंट एसेट्स थे, और करंट एसेट्स थे आपके 6.2 बिलियन। ये इक्विटी साइड भी जो सिचुएशन है वो 7.3 बिलियन आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, और नॉन करंट है 3.8 बिलियन, और 7 बिलियन की आपकी इक्विटी है जो फुटिंग 18 बिलियन बनती है। स्टेटमेंट, इसके अलावा जो है वर्टिकल एनालिसिस है जो बैलेंस शीट का, वर्टिकल एनालिसिस बैलेंस शीट का यही है कि 18 बिलियन आपकी फुटिंग है, 18 बिलियन में जो प्रोपोर्शनेट है 61% प्रोपोर्शनेट है वो नॉन करंट का है, और करंट का जो प्रोपोर्शनेट है 38% है। लास्ट ईयर जो सिचुएशन है वो 65% नॉन करंट था और 34% करंट था। तो इस तरीके से ये इस तरह बाइफरकेट किया हुआ था। इसकी वजह ये थी कि लास्ट ईयर जो है रिवैल्यूएशन ईयर था, रिवैल्यूएशन मॉडल में है कंपनी, तो वो रिवैल्यूएशन करवाया था, इस वजह से आपको लास्ट ईयर इंक्रीमेंटल मोड में नजर आया नॉन करंट एसेट्स। इक्विटी जो है वो वर्टिकल में अगर देखें तो भी यही सिचुएशन बनती है कि जी आपकी जो 100% में 38% इक्विटी पोर्शन में है, 21% आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में, 40% करंट लाइबिलिटीज में मौजूद है। ये आपका ग्राफिकल मोड में जीपी लास्ट ईयर जो 2024 में जीपी जो था वो 16.58%, जो लास्ट ईयर तकरीबन उसके बराबर ही था मोर और लेस। इसके अलावा जो EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये 15.53% था जो लास्ट ईयर जो है रिड्यूस, जो करंट ईयर में रिड्यूस हो गया 13.64% हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी, जाहिर बात EPS नेगेटिव है तो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में 1.76, लास्ट ईयर इट वाज 11.73% था। ये आपका करंट रेशियो मोर और लेस लास्ट ईयर के बराबर ही है, 0.95, लास्ट ईयर 0.93। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो 1:1.15 एंड लास्ट ईयर इट वाज 1:0.92। ये आपका डेट इक्विटी रेशियो ग्राफिकल मोड में है, और इक्विटी जो है 25 मिलियन, तो 2525 मिलियन के अराउंडिंग है, और इसके अलावा जो आपकी डेट है वो 21,199 मिलियन के अराउंडिंग है। इसका मतलब ये कि आपकी जो डेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी। इसके अलावा फिक्स्ड रेशियो लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है। फिक्स्ड रेशियो के इंक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह कि रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से आपकी फिक्स्ड एसेट बढ़े हैं, और डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल कोर्स थे वो है, और जो कैपेक्स ऐड हुआ है उससे आपका फिक्स्ड रेशियो इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल अगर टर्नओवर रेशियो लिया जाए एसेट का तो वो भी नॉर्मल इंक्रीज हुआ है। के अलावा ये वैल्यू एडिशन है, कंपनी 24 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, इसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस 16.892%, 7.807 की जनरेशन हुई, जिसमें 4.270 का जो पोर्शन है
वो गया सेल टैक्स, इनकम टैक्स और रोड सेस में, यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी को चला गया। इसके अलावा जो सैलरीज एंड बेनिफिट्स हैं 1125 मिलियन, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट है 1842, फाइनेंशियल कॉस्ट और टैक्स टैक्स एंड ट्रेजरी, उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन आपका इंक्लूड हुआ है। 7807 में से आपका तकरीबन 6000 जो है वो इन दोनों हेड में गया है। बाकी जो है इसके अलावा डेप्रिसिएशन 613 और रिटेन अर्निंग नेगेटिव हुई है 45 से, और फुटिंग 780759 जो लास्ट ईयर के मुकाबले में, अगर लास्ट ईयर को आप देखें तो 5230 मिलियन था आपका वेल्थ जनरेशन, और टैक्स का पोर्शन था वो तकरीबन 30% था जनरेशन का, जो इस साल 54% है। उसकी वजह यह है कि इस साल टैक्स के अंदर एक चेंज आया है, और वो 236G जो 0.2% था बिफोर बजट, वो 2% हो गया, जिसका इम्पैक्ट ये आता है कि 2000 रुपीज पर टन आपकी शुगर की कॉस्ट इस पे इनकर होती। ग्राफिकल मोड में है वैल्यू एडिशन, 55% जो है वो पोर्शन होल्ड किया है सिर्फ सेल टैक्स और इनकम टैक्स और रोड सेल्स ने। बाकी तकरीबन आपका जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो 24% है। दैट मीन्स कि आपका 80% एरिया ऑक्यूपाई किया टैक्सेस और फाइनेंशियल चार्जेस था। ये आपका लास्ट ईयर है, 46% था टैक्सेस और 24% था फाइनेंशियल चार्जेस। ये आपका शेयर होल्डिंग से रिलेटेड मैटर है। अर्निंग पर शेयर 2.20 नेगेटिव, लास्ट ईयर इट वाज 14.43। ब्रेकअप वैल्यू जो है 123.36 है इस साल, लास्ट ईयर इट वाज 122.94। मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी बड़ी है, ब्रेकअप वैल्यू के 1740.26। शेयर प्राइस की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है 1740.26, लास्ट ईयर इट वाज 1600.22 मिलियन। जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की एज ऑन 30 सितंबर 2024 85 रुपीज थी, जो लास्ट ईयर 78.16 थी। प्राइस अर्निंग रेशियो नेगेटिव रहा क्योंकि ईपीएस नेगेटिव थी। डिविडेंड्स मतलब नेल है। हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर 109 थी शेयर्स की, और लोवेस्ट प्राइस 72, जो लास्ट ईयर 83 थी हाईएस्ट और लोवेस्ट थी 46। ये अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग चूंकि नेगेटिव है इसलिए आपको नेगेटिव नजर आए। लास्ट ईयर ये अर्निंग थी 14.43%, और इस तरीके से जो गुज़श्ता साल थी 10.3, उससे 9.39 और 9.25, मतलब पिछले 5 सालों में पहली मतलब ऐसा हुआ है कि नेगेटिव ईपीएस रही है। शेयर प्राइस जो है वो 2024 में इंक्रीज हुआ है, जैसे मैंने गुज़श्ता स्लाइड में आपको बताया कि 78 रुपीज था फुटिंग, अब इसमें तो आप 85 रुपीज है, तो इसलिए ग्राफिकल मोड भी उसको इंक्रीमेंटल मोड में दिखा रहा है। ये आपका शेयर प्राइस का प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि आपकी ईपीएस नेगेटिव है इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो भी नेगेटिव हुआ है, और ग्राफ के थ्रू भी ये डाउन साइड पे जा रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये आपका फ्यूचर आउटलुक है। देखिए जिस तरह हम बात कर रहे थे 2024 की, तो ये जो साल है 2025, ये भी जो गुज़श्ता साल है उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस तरह है कि पहली बात ये है कि ईल्ड जो है, ईल्ड पर एकड़ जो फील्ड से, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल मटेरियल पे डिपेंडेंट है, तो ईल्ड पर एकड़ जो है तकरीबन 20 to 25% रिड्यूस हुई है। इसके अलावा सक्रोज, जिसको आप रिकवरी कहते हैं अपनी इंडस्ट्री टर्मोलॉजी में, वो सक्रोज भी रिड्यूस हुई है अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री। तो इसी वजह से जो आपका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी खातिर ख्वाह जो है बेहतर नहीं है, क्योंकि 5605 मिलियन का आपका टर्नओवर था, उसके अगेंस्ट में लास्ट ईयर 6078 मिलियन था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5228 की वजह ये क्योंकि आपकी क्रैशिंग कम हुई थी 31 दिसंबर तक। लास्ट ईयर क्योंकि उससे जायद क्रैशिंग थी और प्रोडक्शन भी थी, इसकी वजह से आपकी सीओजीएस मेंटेन थी। लास्ट ईयर 4800 मिलियन था। जो जीपी इस साल आया 376.45, लास्ट ईयर इट वाज 1278.71, क्योंकि ओपनिंग प्रॉफिट जो है वो फुटिंग पे आया था। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 53.88, जो लास्ट ईयर 41.39। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 275.98, जो लास्ट ईयर 268.59। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन मटेरियल्स का फिगर है, लास्ट ईयर इट वाज 53.55, क्योंकि लास्ट ईयर डब्ल्यूपीपी और डब्ल्यूएफ का प्रोविजन ज्यादा था। Other operating income 13.40, last year it was 4.92. Shares from associate 22.30, last year it was 151. Financial cost 193.57, जो last year 198.54। ये चूंकि
आपका मॉनेटरी प्राइस डे टू डे का मतलब कम हुआ है दो मुख्तलिफ अदवार में, इस वजह से आपको फाइनेंशियल कॉस्ट रिड्यूस नजर आ रही है। प्रॉफिट लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 111.28 नेगेटिव, लास्ट ईयर कॉस्ट प्रॉफिट 872.58। टैक्सेशन का जो प्रोपोर्शनेट था वो चूंकि आपको क्रेडिट मिला है ड्यू टू लॉसेस की वजह से डेफर्ड के अंदर, तो इसमें 68.19 पॉजिटिव, लास्ट ईयर वाज 401.69 नेगेटिव था। फुटिंग 643.09 नेगेटिव, लास्ट ईयर वाज 470.89 पॉजिटिव। ये आपका क्रशिंग का डेटा है। 2,02,650 मेट्रिक टन आपने क्रश किया दिसंबर 2024 तक। लास्ट ईयर 4,11,996 था। शुगर प्रोड्यूस की 16,660 बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। लास्ट ईयर 40,060, जो कि रिकवरी रही 9.22। जैसे कि मैंने अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में कहा, इस साल सक्रोज रेट भी आपका 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस है। लास्ट ईयर 10.10 था। MDF की प्रोडक्शन 13,918 और दिस ईयर, लास्ट ईयर इट वाज 17,274। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट वैसे दिखा जाए तो मीनिंगलेस है, कोई रिजल्ट ड्रॉ नहीं होता उससे, बिकॉज उस वक्त जो है वो क्रैशिंग स्टार्ट नहीं हुई होती है। बहरहाल आगे उम्मीद है हम कि बेहतरी की तरफ जाए इंशाल्लाह। थैंक यू। Usually with a number of years of experience and it was about 38 years. अच्छा, Something 28, 29, ठीक है। ऑप्शन दोनों में। हाँ, ऑप्शन ये पहले जी सर। और केस फर्स्ट ये ना, फर्स्ट वन म्यूट कर दो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सवाल मेरा ये था कि हमने शाम और रात में भी आप लोगों को सुना, बाकी भी सिंध और पंजाब की मिल्स की ब्रीफिंग सुनी। तो सर बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस साल जो है एक कॉस्ट डिसएडवांटेज है सिंध को, और गन्ना सस्ता मिल रहा है पंजाब में और महंगा मिला है साउथ में। अच्छा सर, जब सपोर्ट प्राइस नहीं होती थी उस वक्त भी यही होता था कि जब शॉर्टेज का साल होता था तो सिंध में प्राइस बढ़ जाती थी, पंजाब में इतनी नहीं बढ़ती थी, और जब सरप्लस होता था तो नीचे एक सपोर्ट प्राइस होती थी। अगर वो सपोर्ट प्राइस आगे जाके नहीं होगी जो लग रहा है, तो क्या पंजाब को एक परमानेंट एडवांटेज मिल जाएगा ओवर सिंध मिल्स व्हेन इट कम्स टू केन कॉस्ट, नॉट कंसिडरिंग रिकवरी फॉर दिस, फॉर आर्गुमेंट से? तो क्या पंजाब में परमानेंटली गन्ना सस्ता मिला करेगा अब और सिंध में महंगा मिलेगा, एंड इज दिस अ परपेचुअल डिसएडवांटेज फॉर सिंध मिल्स? और सर अगर ऐसा है तो आप लोग इसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए आपका सवाल अच्छा। ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये सिंपल इकोनॉमिक्स का सवाल है, डिमांड एंड सप्लाई का। 6 महीने तक तो इसका इम्पैक्ट ना आ सके, मगर अगर पंजाब not having a support price will pay a price which is lower than support than those raw materials like corn, rice, wheat. Obviously the sugarcane would deplete, the farmer would not plant it, and if Sindh pays a higher price, then sugarcane would increase in quantity. So this would be more of a demand and supply issue, and there's not anything that you can do exactly with this. So mills in Punjab like GDW, whose entire much lower price than Sindh as well. Those mills in Upper Punjab who have a recovery issue try and pay a lower price, but then the next year their crop decreases. So this is a question of equilibrium and not pertinent to any mill exactly, I feel. वो म्यूट करें। तो सर इस सीजन की अगर एवरेज केन प्राइस अलनूर की बता सकें, और किसकी? आप लोगों को एंड में सर मिल Average की cane अगर price- एवरेज केन कॉस्ट पता चल जाए, अभी आज जी। की प्राइस पता चल जाए, शुगर प्राइस पे आउटलुक पता चल जाए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए आज तक जो है हमने केन क्रैश किया है 17.8 मिलियन मंथ्स, राइट, और जो केन प्राइस एवरेज आई है अप्रोक्सीमेटली 450। तो शुगर प्राइस पे अगर आउटलुक दे दें। जी क्या कह रहे हैं? शुगर प्राइस इस वक्त देखें इस तरह है कि 148 to 150 है लोकल मार्केट,
और जो रजिस्टर्ड पार्टीज है वो आप समझ लीजिए 165 to 170 के बिटवीन। लेकिन चूंकि इसमें एडिशनल फेडरल एक्साइज ड्यूटी है तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इनवर्स कैलकुलेशन में 150 रुपीज का प्राइस समझना चाहिए इस वक्त। जी मुकेश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया करंटली 148 150 प्राइस है और शुगर केन की एवरेज आपकी 450 रुपये के करीब है, तो इस पे आपका ब्रेक इवन हो जाता है या इस पे आप प्रॉफिट्स भी कर नहीं रहे हो? नहीं होता, नहीं होता। शुगर की कॉस्ट जो है ना, मुझे अभी जो फोरकास्ट हम कर रहे हैं 165 रुपीज के करीब आएगी शुगर की कॉस्ट। और जो सेल प्राइस है उसके बारे में अभी कबल वक्त बात है, बिकॉज अभी तो 148.50 है। बट ये क्योंकि कंट्री में इस साल चीनी कम बनेगी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टन, तो मे बी कि वो मेंटेन हो जाए इंशाल्लाह। होपफुली इंशाल्लाह। तो सर आपने ये जो 160 165 शुगर बनाने की कॉस्ट बताई, ये 450 के गन्ने पे बताई? जी जी। ठीक है। और गन्ने की प्राइस मोर और लेस आई थिंक एट टुडे वो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा एवरेज आ गया होगा क्योंकि सीजन इज देखिए अबाउट। 450 एवरेज आ गया और तकरीबन हम जो टुडे की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 600 के अराउंडिंग पे कर रहे हैं ना, तो सिक्रोज रेट कम होने की वजह से वो आपकी कॉस्ट 160 और 165 के बिटवीन रहेगी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम सलाम सर। जी मैंने पूछना था कि इसमें आप लोग इस दफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई डिविडेंड अनाउंस होगा? बड़ी बड़ी बहुत अर्ली सवाल है आपका। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि जैसे फर्स्ट क्वार्टर के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो मेरे नजदीक मीनलेस है, क्योंकि उस वक्त जो है ना कोई भी एक नतीजा अखज नहीं होता कि जी क्रशिंग कितनी होनी है, रिकवरी क्या आएगी, सेल प्राइस क्या होगी। हम उम्मीद है इंशाल्लाह कि आगे चल के बेहतर होगा और हमारा शुगर डिवीजन एटलीस्ट अपनी कॉस्ट जो है उसको सेल प्राइस रियलाइज हो जाए, एटलीस्ट कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाए उसकी। और दूसरा हमारा डिवीजन जो है वो एमडीए बोर्ड डिवीजन वो जनरेशन करे जिससे हम अपने शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ दे सकें। तो इस वक्त मोलासिस सर कितने में उसकी सेल प्राइस क्या है, कोई रफली बता सकें तो? जी 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 बिल्कुल बता। मोलेसिस की सेल प्राइस देखें, जब अर्ली सीजन शुरू हुआ था उस वक्त थी 23 और 24,000 के बिटवीन। जाहिर सी बात है जब मिल चलती है तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बढ़ता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसे वक्तन फवक्तन सेल करना पड़ता है। तो हमने उस वक्त अर्ली डेज में सेल किया तकरीबन 25,000 टन ना। और अभी इस वक्त राइट नाउ जो है प्राइस है वो 32,000 रुपीज की है। ठीक है, अच्छा ये बेहतर हुई है। थैंक यू। चलें, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाहता है? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा कि मतलब इसकी प्राइजेस इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी तो 23,000 थी, लेकिन अभी जी जी। हमने एक दो ब्रीफिंग अटेंड की थी सिंध की, तो वो ये कह रहे थे कि अर्ली इनिशियली 28,000 से स्टार्ट हुई थी। तो ये क्या वजह है इसके अंदर 5,000 का डिफरेंस की? और जी सेकंड। मैं आपको एक्सप्लेन होता क्या है क्योंकि अर्ली डेज का मेरी मुराद ये कि हम चले 15 नवंबर से, राइट। अब होता ये है कि इसके लिए एक प्लान करना पड़ता है। जब केन की हम प्रोक्योरमेंट करते हैं ना तो उसकी फंड की एक प्लानिंग होती है। अब जैसे कि आपकी कंपनी अल्नूर शुगर मिल्स लिमिटेड इंशाल्लाह 20 मिलियन मंथ्स अगर केन क्रैश करती है तो उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है 9 बिलियन रुपीस की। तो हमारी कोशिश यही होती है कि पहले अपनी ओन रिसोर्स को यूटिलाइज करके फिर हम जो है डेट सर्विसिंग की तरफ जाएं। ओके। और ये जो बता रहे हैं आप दूसरी फैक्ट्रियों की 28,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। उनसे आप पूछें कि आपको 28,000 कैसे मिली, बिकॉज हमारे पास काफ़ी डेटा है मिलों का शुरू का, तो वो स्टार्टिंग प्राइस 23,000 थी इस साल की ना। तो ये अभी अभी एक ब्रीफिंग अटेंड की थी तो उसमें यही मेंशन था। बहरहाल अभी आप किस मिल की ब्रीफिंग आपने अटेंड की थी? फरहान शुगर की। नहीं, फरहान शुगर मिल की तो हमें बिल्कुल पता है कि स्टार्टिंग प्राइस जो है 25.5 थी। उनकी खुद की डिस्ट्री थी तो शायद उन्होंने कुछ देख के दिया होगा, या वो बिकॉज एक क्वांटम था इस तरीके से किया होगा। बट जनरली बाय एंड लार्ज इवन इन पंजाब, अगर आप पंजाब की मिलों की भी ब्रीफिंग अटेंड करें तो द प्राइस एक्चुअली वेंट डाउन टू 22,500 ऑल्सो। सही है, सही है। बिकॉज एक्चुअली देखिए जब सीजन स्टार्ट हुआ ना तो देयर वाज एक्सपेक्टेड अ बम्पर क्रॉप,
ये तो एक इतनी आसमानी सुल्तानी सिचुएशन हो गई कि यील्ड्स जो है ना वो 35 to 40% जो है ना एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज की वजह से गिर गई अक्रॉस पाकिस्तान एंड ऑल्सो अक्रॉस द एशियन, also India as well as Thailand. This is a phenomena which is very strange to this year with the global warming. The yields have fallen 40%. The expectation of the crop was 7.8 million versus 6 million right now. So that has also caused this big जो आप ये देख रहे हैं फ्लक्चुएशन जो आ रही है इस वजह से आ रही है। अर्ली डेज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बम्पर क्रॉप होगी, जैसे हमारे जैद जकरिया साहब जो सीएफओ इस कंपनी के वो बता रहे हैं कि अर्ली डेज में जो हमारी क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लिहाजा उस वक्त हम समझ रहे थे सप्लाई ज्यादा होगी, तो उस तवज्जुह से प्राइस उस वक्त 23-22,000 के राउंडिंग था। सही है। सर एमडीएफ बोर्ड की कंट्रीब्यूशन आप क्या देखते हैं इनकम के अंदर में सर, इसके बारे में कुछ बताएं। और थोड़ा इसके अंदर सीजनलिटी भी होती है, एमडीएफ बोर्ड में क्या होता है? आपका सीजनल इंडस्ट्री नहीं है, ये तकरीबन पूरा साल ही चलती है और अपनी प्रोडक्शन जो है, जैसे इसके पास 2 लाइन्स है, मंडे और सोन्स, तो उसकी जो प्लानिंग है उसके तहत उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन मंडे की है और बाकी सोन्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो सोन्स की है और बाकी मंडे की जो है वो 20,000 क्यूबिक मीटर की राउंडिंग होती है। और जहां तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी इसने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, अदरवाइज कोटिंग आपकी नेगेटिव ज्यादा होती, जैसे बाकी शुगर मिलों की, जिस तरह आपने कहा कि मैंने ब्रीफिंग अटेंड की तो उनके आपने अकाउंट भी देखे होंगे कि वहाँ नेगेटिविटी ज्यादा थी, तो उसकी कंट्रीब्यूशन एक है, तभी आपकी फुटिंग जो है वो कम नेगेटिव है एज कम्पेयर टू अदर शुगर मिल्स। और सर आप लोगों ने कुछ एक्सपोर्ट की थी शुगर, इसलिए कि बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे उनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बड़े इंप्रेसिव आए हैं, आप लोगों के तो शायद लॉस आया। नहीं, हमारा लॉस फिर भी कम आया क्योंकि ओपनिंग प्रॉफिट था, उसको देखते हुए, क्योंकि क्रैशिंग कम हुई थी। देखिए जब क्रैशिंग कम होगी फर्स्ट क्वार्टर में तो उसके इम्पैक्ट तो आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया था? एक्सपोर्ट मैंने अर्ज किया ना, हमने जो कोटा गवर्नमेंट की तरफ से मिला था उसको यूटिलाइज किया, फुल यूटिलाइज किया। और वो जो बात फर्स्ट क्वार्टर में आ गया। आप जो सिंध का जो कोटा था ना वो कंपैरेटिवली कम था, पंजाब की मिल्स को ज्यादा कोटा मिला था, बिकॉज उनकी जो है ना वो एज पर प्रोडक्शन मिला था। हमारा सिस्टम ऑफ कोटा केन कमीशन की तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उनके ऊपर उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला पंजाब की मिलों को ऑफ एक्सपोर्ट, खासतौर पर बड़ी मिलों को। ये शायद डिफरेंस आप देख रहे हो। सही है, ठीक है। जैसे हमारी मिल को 4,000 टन का कोटा मिला, जबकि हमारी साइज का मिल पंजाब के अंदर उसको 8 से 10,000 टन का कोटा मिला है। बिलीव इमरान साहब, ऐसा ही 12,000 टन उनको मिला, तो ऑब्वियसली वो 3 टाइम्स उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई ना जी। सर इसके अलावा इसके अलावा आप लोग शक्कर इलेक्ट्रिक कंपनी को भी इलेक्ट्रिसिटी सेल करते थे, वहां से भी कुछ रेवेन्यू और इनकम जनरेट होती थी, तो इसमें डिवीजन में शो नहीं किया आपने इस दफा? देखिए नहीं है, देखिए नेशनल ग्रिड को जो है ना आपको पावर देने का कोई फायदा नहीं होता, वो तो होता ही है कि हमारा जो एक बैलेंसिंग ऑफ स्ट्रीम का मेथड है उसके थ्रू देना पड़ता है। अदरवाइज 7.5 यानी 7.50 पैसा पर यूनिट हम चार्ज करते हैं उनको, और उसके बाद भी जो है ना वो जो उसका जो अमाउंट है वो 6 महीने 7 महीने तक के बाद ही आता है, तो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर पता करना था कि सीजन खत्म हो चुका है क्रशिंग का, और कितना टोटल केन क्रश हुआ इस दफा? हाँ, 17 मिलियन मंड्स, 17.8 मिलियन मंड्स आज सुबह तक आप कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंपनी ने किया। और अभी तकरीबन टेल एंड है, मतलब 5-7 मार्च तक चल सकता है। सॉरी जरा नंबर दोबारा बताइएगा, कितना क्रश हो गया? 17.8 मिलियन मंड्स, 17.8 मिलियन मंड्स। 17.8 मिलियन, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर ये कितना था? 1109, 983। लास्ट ईयर 27 मिलियन मंड्स था ये। अच्छा, ये स्लाइड्स में तो ये 1109,983 की फिगर नहीं है, ये स्लाइड नंबर 12 में? सर वो मैट्रिक टन में आ रहा है सर। अच्छा, वो टन्स में है जो मैंने आपको डेटा। अच्छा, उसको इस तरह हो सकता है कि 17.8 मिलियन मंथ्स को 7 लाख 2 7 लाख तकरीबन 7,12,000 अब तक
ये टन्स की बात करते हैं तो 1.1 मिलियन टन्स के अगेंस्ट अभी तक हुआ है 7,12,000 टन। अच्छा, यानी काफी कम है। काफी कम है, जैसे मैंने आपने कहा ना आपकी गुफ्तगू में कि भाई इस साल यील्ड कम है, यील्ड पर एकड़ कम है फील्ड में ना, उसकी वजह से ये आपकी क्रैशिंग भी कम होगी, आपका सक्रोज रेट भी कम होगा, दोनों चीजें। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से सारा सिचुएशन डिस्टर्ब हुआ है। तो सर मेरी ये लास्ट यही रिक्वेस्ट होगी कि जो छोटे शेयर होल्डर्स के लिए, चाहे ना पिछली दफा तो 9 रुपए थे, अगर थोड़े कम भी हो तो उसका कोई कंसिडर किया करें। हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स अच्छी खासी हैं, तो वो बिल्कुल जीरो आने से समझ लें कि वो नुकसान है। देखिए, शेयर होल्डर छोटा हो या बड़ा हो, कंपनी उसी की है, और कंपनी जब भी जनरेट करेगी तो अपने शेयर होल्डर को जरूर पास ऑन करेगी इंशाल्लाह। जैसे पिछली सारी हिस्ट्री हमारी ऐसी रही है कि हमने पास ऑन किया है एवरी ईयर। ये तो ये साल ऐसा रहा कि जिसमें रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुई या फुटिंग में मार्जिन नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है फिर उस सिचुएशन को देखते हुए तो डिविडेंड हम नहीं दे सकते ना। लेकिन पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, आप भी दुआ करें कि आपकी कंपनी जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और सर कि पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर जो आपका था अक्टूबर से दिसंबर का, उसके अंदर तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। ईपीएस 23 रुपीज़ की थी, जबकि आप कहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर मीनिंगफुल नहीं होता। तो मतलब क्या उस वक्त क्या इतना अच्छा हो गया था कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी? नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए उस वक्त क्या था कि आपके पास 42,000 टन जो है वो आप कैरी करके स्टार्ट किया आपने ईयर का, और 66 रुपीज की वैल्यूएशन थी उसकी ना। उसका मतलब है आपको जो मार्जिन मिला वो तकरीबन 28,000 रुपीज पर मेट्रिक टन का मिला, जिसने आपकी बुक को मेंटेन रखा। आपको जो इस साल की बुक आपकी मेंटेन है एज कंपेयर टू अदर शुगर मिल्स, विच इज द मेन रीजन ना। ओके। इन्वेंट्री गेन था ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने एक्सपोर्ट पे मेंशन किया कि सिंध को जो कोटा मिला, इसमें आपकी कंपनी को एक्सपोर्ट्स का 4,000 टन्स का मिला था। तो ये इस तरह कितना मिला? डिस्ट्रीब्यूट 4,000 टन्स आपने बताया कि आपने एक्सपोर्ट्स किया था अलनूर ने। जी जी। जी, तो ये कोटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि जितनी भी मिल्स हैं सिंध में उनको सेम नंबर ऑफ एक्सपोर्ट की क्वांटिटी अलाउ की थी, या इसका कोई ऐसा और ही। फॉर्मूला था? सेम नंबर ऑफ एक्सपोर्ट की क्वांटिटी थी, देखिए, गवर्नमेंट ने तीन ट्रांच दिए, तीनों ट्रांच में यही हुआ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। इक्वल पंजाब में कैपेसिटी और पंजाब में जो है वो बेसिस ऑन कैपेसिटी हुआ। ठीक है। दैट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन पंजाब एंड सिंध ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये, मैंने आपसे ब्रेक इवन का सवाल पूछा था पहले, उसमें आपने मुझे बताया शुगर प्राइस आपकी 150 चल रही है, कॉस्ट ऑफ शुगर तकरीबन 165 रुपये आएगी। तो उसमें एक जी सर। कंपोनेंट मुझे लग रहा था मैंने मिस किया है, मोलेसिस का। मोलेसिस मुझे लगता है कि अगर 30,000 रुपये फॉर एग्जांपल होती है प्राइस और 5% मोलेसिस की रिकवरी होती है, तो शायद 15 रुपये वो भी आपको ऐड करेगा रेवेन्यू में। और नहीं, वो उसमें शामिल है। देखिए, बात बात दरअसल ये है कि पहले तो 5% नहीं है उसका रेशियो आता है 4.4 से 4.6 के बिटवीन आता है। ठीक है। बेसिस करता है सिचुएशन और जो क्लाइमेट सिचुएशन, सॉरी। और राइट। दूसरी बात ये होती है कि भाई वो उसमें बाई प्रोडक्ट का रेवेन्यू माइनस करके हम आपसे ये कॉस्ट आपसे शेयर की। ओके, तो उसके बाद आप बता रहे थे कॉस्ट 165 है जी शुगर सर, की। इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। देखिए, कॉस्ट का Inclusive जो sales एक प्रोफेशनल माइंडसेट कॉन्सेप्ट है ना, वो होता है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, राइट। tax, बट right। चूंकि हम एक लेमैन को मैच करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसमें सेल टैक्स ऐड कर देते हैं। अगर मैं आज इसकी बात करूं तो सिंपल सी बात है, 165 माइनस 25.8, दैट मींस माय कॉस्ट इज 139 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, राइट। 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 ठीक है, आप वो इसलिए करते हैं क्योंकि शुगर प्राइसेस भी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती है, तो वो कंपैरिजन इजी हो। उसको उसको कंपेयर करने के लिए या समझाने के लिए आसान रहता है। ठीक है सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन भाई? नहीं तो वाइंड अप करें हम इसको। सर अस्सलाम वालेकुम सर मुझे ये पूछना था कि सबसे पहले सर ऑब्वियसली अलनूर और शाह मुराद इतनी बड़ी मिल्स नहीं है, तो जनरली व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ ट्राइंग टू मर्ज बोथ ऑफ दीज एंटिटीज, because you will get a benefit of reducing your underlying cost into
both these companies. अगर आप देखें तो obviously एक ही CEO हैं जो मैनेज कर रहे हैं दोनों कंपनीज को अभी. So will this benefit you? Because अभी अगर आप historically देखें तो शाम और रात के ऊपर टैक्स रेट का बेनिफिट होता था हमेशा because of it was a distillery, right? बट अभी तो अगर नॉर्मलाइज्ड टैक्सेशन में चले गए हैं तो अभी आपको वाला आर्बिट्राज जो है वो भी खत्म हो गया है. सो इज दिस समथिंग व्हिच यू गाइस कैन थिंक ऑफ? और उसके बाद मेरे दो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं. सोचा जा सकता है कि ये आइडिया आपका अच्छा है बरन, लेकिन इसका आप टैक्सेशन बेनिफिट जो है ना वो रहा नहीं है सुलेमान, बात ये है. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ टैक्सेशन बेनिफिट नहीं रहा अभी, तो अक्लमंदी तो ये है कि दोनों को मर्ज करना चाहिए ना, बिकॉज बेसिकली जो भी कॉस्ट है अभी दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंटली थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा ले रही होंगी ना. और उसके अलावा अगर आपकी भाई दोनों कंपनी सेपरेट एंटिटी है, दोनों के शेयर होल्डर डिफरेंट हैं. आपने अभी कहा कि दोनों का सीईओ एक ही, ऐसा नहीं है, दोनों के चीफ एग्जीक्यूटिव डिफरेंट हैं. सॉरी, दोनों के चीफ एग्जीक्यूटिव डिफरेंट हैं, शेयर होल्डर डिफरेंट हैं, सेपरेट एंटिटी है भाई. जी, लेकिन सर क्या कहते हैं, ऑब्वियसली सेम ग्रुप राइट, सेम ओनर्स राइट. राइट, बट ये हो सकता है कि नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी? Hey, there's no incremental advantage to merge both the companies in terms of cost, because the admin costs are very limited as compared to the COGS costs, which are dependent on each unit's manufacturing facility at the site. You get my point? So the incremental benefit is not very fruitful. Otherwise, it would definitely be considered. The return on the exercise doesn't give any benefit as such. Don't you think if the scale actually goes up for one entity, क्योंकि अभी दोनों entities की obviously combined scale इतना significant नहीं है, right? In the same location, Suleiman, if you have a unit which is producing 8,000 tons and you have a same unit producing 16,000 tons, yes, you will get economies of scale. But when the units are on a separate location, each require their separate admin, separate security, separate staff to run the operations, you see? And the Sindh government is not allowing us to shift the mills, from here to there like Punjab did. So it will not give any incremental benefit to the unit. Okay, got it. अच्छा sir, उसके अलावा I want to ask you about the Lasani business. What is your? Can you give me some guidance for this year? What do you think is going to happen in this category? आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया प्रॉपर. सर लासानी बिजनेस का अगर आप if you can just give us some. मैंने आपसे प्रोडक्शन शेयर किया कि ये लासानी बिजनेस जो प्रोडक्शन के लिहाज से नहीं मुझे बताना, मुझे पूछना है प्रॉफिटेबिलिटी और आगे ग्रोथ के लिहाज. ठीक है, आगे मैं आपको आप एक्चुअली आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जी ये लासानी बिजनेस के कंट्रीब्यूशन की वजह से आपकी फुटिंग नेगेटिव कम रही एज कंपेयर टू अदर शुगर मिल. अदर शुगर मिल मीन दूसरी जो शुगर मिलों के रिजल्ट्स आप देख रहे हैं वो मोर और लेस 1 बिलियन के इक्वल लॉस उन्होंने अपनी बुक्स में दिखाया, राइट? तो लासानी जो है तकरीबन 250 to 300 मिलियन रुपीस का उसका कंट्रीब्यूशन है आफ्टर टैक्स. तो दैट्स व्हाई माय फुटिंग इज लेसर देन अदर मिल. बिल्कुल सही है सर, लेकिन इसके ऊपर अगर आप बेसिकली वो जो है ना ये आपका सवाल का जो पहला सवाल था ना, आपने जो पूछा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, this was a measure taken in 1986 to diversify the risks on the balance sheet by having a diversified balance sheet, which has helped the group for many years. So this is a kind of measure that the management has taken to diversify the risk from sugar to other sectors, so that अगर एक में अच्छा हो तो दूसरे में भी अच्छा हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता बुरे वक्त आ जाए तो दूसरी कंपनी इंटरनली सपोर्ट कर ले. So this actually answers your first question also. Yeah, I think this is an excellent strategy per se, and the product Lasani is become like a generic product, right? अगर आपको किसी को भी MDF चाहिए तो people don't say MDF, people say Lasani. I mean, so yes. that attests to the quality. And recently, obviously, I've seen मेरे घर के बराबर में ही आपका ये जो outlet है बदर के ऊपर. So I've seen the quality has matched up quite a lot. But I feel कि ये जो revenue numbers आ रहे हैं, this can actually significantly go up if there is some further push from the management and in this business, because अगर आप देखें तो institutional business अभी भी इतने अच्छे level के ऊपर वो ये लासानी और ये यूज नहीं करते, वो अभी भी
कच्चा बोर्ड लेकर आते हैं एक्सेट्रा. So what are you looking? I mean, how are you? Suleiman, if you look at this comes under the building industry. Okay. If you look at the last 2 years, you Sir, know, आप as sir well, if आपकी you look at आवाज seal कट रही है. numbers, Sir, if they've you been don't, quite if you down, don't, high interest charges by the consumer. Suleiman, we आपकी can't hear you. नहीं, आपकी आवाज कट रही है. I think आपका सिग्नल थोड़ा सा वीक आ रहा है. जी मैं Can you कह रहा please? हूँ कि देखिए ये दिस कम्स अंडर बिल्डिंग इंडस्ट्री ना. तो इफ यू Okay. लुक एट why would you use Lasani wood? You would use Lasani wood if you're building your home. So the building industry has gone through a negative cycle, but even then this segment has performed well. So once I feel that in the monetary policy, when the interest rates go down and they start improving the building industry, this will have a positive impact on the Lasani wood MDF division, inshallah. You Sir, get the I point? agree with you. My point is something else. What I was saying was कि मैंने आपकी जो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि B2B बिजनेस पाकिस्तान में बहुत बड़ा लेवल अभी ऑलरेडी है, लेकिन आप लोगों की वो प्रेजेंस मैंने देखी नहीं है B2B सेगमेंट में. आप लोग अपना जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के थ्रू पुश करते हैं, which is fine, but my understanding is कि जो अभी जिस तरीके से वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो रही है एक्सेट्रा, you need like a specified division in Lasani. I don't know if it's being done, but I haven't seen it being done. So the 6.7 billion revenue has a potential of easily like doubling, etc. From my understanding over the next two years. अगर इसके ऊपर थोड़ा सा इस एंगल पे फोकस किया जाए. Is there anything which you have done over here or what? I didn't follow your question in terms of B2B business. You want us to Sir, sell our basically product देखें direct to देखिए the सर, B2B अगर आपका एक इंडिविजुअल सेगमेंट अगर होता है जो कि बिजनेस, जो कि सिर्फ बड़े ये है कंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके पास जाके उनको ये पूरा सोल्यूशन देता है. ठीक है, अभी क्या होता है सोल्यूशन का, जो आपका बड़ा बिल्डर आता है वो अपने कारपेंटर या उसकी अपनी टीम को बोलता है कि यार ये करना है. ठीक है, रादर देन दैट इज वन मॉडल. एक होता है कि जो आपके लोग डायरेक्टली जाते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर. ठीक है, जैसे इंटरवुड का अगर आप देखें, इंटरवुड पहले आप लोग की तरह ही काम करता था, बट अभी उसका एक डिवीजन उसने अलग से बनाया है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली वो जो सेल्स हैं they have gone, I mean they have significantly ramped up their sales over the last 2.5-3 years. अगर आप देखें, जैसे अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर होता है, कोई नई बिल्डिंग देखते हैं तो उनकी टीम जाती है rather than their team coming up. So I'm just asking you, do you have you like set up this B2B yes, business or yes, do you, yes. और ये कितना a whole बिजनेस होगा sales आपका? team. नहीं देखिए, we have a whole sales team which is approaching all the architects in the industry, all the construction, the big construction individuals in the industry. They're taking samples to them on a daily basis. They're chasing them in Punjab, in Sindh, both places. And then once they have decided, the sales are done through the distribution network we already created. Okay. And in some cases, individuals also provided. So obviously, we are pushing the sales. It's not only the distributor selling a commodity. It is a knowledge which is being transferred to the builders as well as to the architects with samples, with quality, with product specifications, who then finalize their product, and that is pushing the sales volume, you see. Okay. और Even सर with ये the अभी आपका downward 6.7 बिलियन का जो रेवेन्यू है जो कि MDF कर रहा है अभी, उसमें कितना B2B होगा? देखिए, इसको इस तरह बाइफरकेट करना मुश्किल होता है. जैसे हमारे ज़ैद ज़करिया साहब ने फरमाया कि भाई हम लोग इसको इसी तरह फॉलो करते हैं जिस तरह आपने फरमाया ना. अब प्रॉब्लम ये है कि जो इसको इस तरह बाइफरकेट करना कि कितना वाया डिस्ट्रीब्यूटर गया है, कितना डायरेक्ट गया, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Okay. और सर, is there any plan to expand the Lasani business? हम एक आज से तकरीबन 2 साल पहले ये चीज सोच रहे थे कि इसको एक्सपेंड करें, पर इसके बाद फिर फाइनेंशियल चार्जेस इतने हाई साइड पे चले गए कि फिर हमने कहा कि यार इसमें तो वाइबिलिटी बनती नहीं है. इसलिए अभी तक तो ये ज़ेरे गौर तो है, लेकिन अभी तक कोई एग्जीक्यूशन का कोई प्लान नहीं है फिलहाल. वैल्यू एडेड में एक्सपेंड करते रहते हैं. हाँ, वैल्यू चूंकि ज्यादा फीजेबल है हमारे लिए. ओके. और ये आपको अगर एक्सपेंशन करना होगा तो आपको कितने अमाउंट की जरूरत कर लेते हैं, तो खामखाम क्यों फूड की लाइन क्यों एक्सपेंड. श्योर. लास्ट सर क्वेश्चन, आपको कितने पैसों की जरूरत होगी रफली अगर एक्सपैंड करेंगे तो? अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन अराउंडिंग.
1 नए बिलियन, न्यू प्लांट हो तो 1 अरब। 8 billion, billion. 8. अच्छा, so you want to Yes. set up a new plant effectively. You would plan to set up a Suleiman, new plant? you have to come. Suleiman, I think that you have to understand that in today's scenario, there are about 6 or 7 MDF plants already running in Pakistan, which are very, very big also. So our option is either to buy some material if we need to and value add on it and get extra on the value addition. हमारी जो फोर्टे है वो जैसे आपके घर के पास आप कहते हैं कि वो आपने देखा है लैमिनेशन सुपर फाइन, वी आर लीडर्स इन दैट माशाल्लाह बाय अल्लाह's will. तो आपने देखा होगा जो क्वालिटी हमारी आ रही है वो और किसी की मार्केट में नहीं आ रही है. If you look at the colors, mashallah, if you look at the varieties, they are the top in the market. अब वो हमारी एक किस्म से we are trying to focus on that. Second, what we are trying to do also, instead of going for a very big investment in which we are again going to have the similar situation as we have somehow in this sugar की business में कि जहाँ पर गन्ने की वजह से prices बहुत बढ़ जाती हैं, why not buy material from available sources and value add it and then sell that as our main line? That's what my focus will be in the future coming next few years. कि किसी तरीके से आपका material available है MDF पाकिस्तान में माशाल्लाह अभी, so why not buy that and see how we can export it into different markets at a higher price? When you are buying local in rupees and you are exporting in dollar, that's where you get the foreign exchange valuations, na? So that is also another focus that we are trying to do this way to push up the bottom line. ये हमारा focus होगा इंशाल्लाह. Thank you. Thank you, sir, for your time. कोई और पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाहता है वरना इसको वाइंड अप करें? यस सर, वन लास्ट क्वेश्चन. सर मैं कैलकुलेट कर रहा था, आपने जो नंबर्स बताए, आपने बताया कि 139 140 आपकी कॉस्ट ऑफ शुगर है बेस्ड ऑन करंट लेवल्स ऑफ 450 रुपीज शुगर केन. तो सर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था तो इसमें ब्रेकअप इस तरह बन रहा था कि 118 119 रुपये आपकी शायद शुगर केन की कॉस्ट आती है इसमें, और बाकी आपकी कुछ कन्वर्जन कॉस्ट आती होगी, और उसमें आप मोलेसिस की कॉस्ट को लेस करते होंगे. तो वो कन्वर्जन कॉस्ट बता दें, और क्योंकि ये नंबर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ थोड़ा ज्यादा लग रहा था. हमारी नेट कन्वर्जन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीस पर केजी है. ठीक है, तो नेट मींस लेस बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू, राइट? राइट. तो मतलब ऐसा कि 120 रुपीज आपकी शुगर केन की कॉस्ट है और 20 रुपीज आपकी नेट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है, इसको मिला के आपकी टोटल 140 कॉस्ट हो रही है. तो सर ये जो कन्वर्जन कॉस्ट का नंबर है ये यूजुअली इतना ही होता था या ये ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है? क्योंकि मैं ट्रैक करता था 12-14 रुपए पर केजी होता था. क्रशिंग की क्वांटम ऑफ केन पे ना, और क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन पे. अब जाहिर सी बात है इस साल जो है क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन कम है लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर हमने प्रोड्यूस किया था 1,19,000. इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 75-76,000 टन हम प्रोड्यूस कर लेंगे. तो ये इस पे भी है. अब लिहाजा यहाँ पे तो सिचुएशन ये है कि केन की अवेलेबिलिटी कम है और सक्रोज रेट भी डाउन है, तो इसकी वजह से जितना केन अवेलेबल है उतना क्रैश करेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल सर. अच्छा सर, इसका अगर आप ब्रेकअप एक बात और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सॉरी मुकीत, जी कि प्लीज. ये जो आपने पूछा ना कि सुलेमान ने पूछा था कि भाई ये दूसरा प्लांट हम सोच रहे हैं कि नहीं, वी कैन थिंक अबाउट एनी ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर ओपन टू अस. अगर हमें लगता है कि कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है which is of a we have to make the due diligence and we have to make the full study. तो अगर हमें लगता है कि कोई उसमें yes feasibility बन रही है, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वापस से टर्न अराउंड हो गया है, जैसे पाकिस्तान में अभी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह. सो लेट्स सी द सिचुएशन एज इट डेवलप्स एंड देन डिसाइड ना. थैंक यू. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. ठीक है सर, बस सवाल पूछना चाहते हैं? सर बस वो जो आपने पॉइंट बताया ना उसी से एक फॉलोअप चीज पूछनी थी. आपने बताया कि नेट कन्वर्जन कॉस्ट 20 रुपए होती है, अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो वो कितनी होती होगी? क्या कह रहे हैं? ग्रॉस 36 रुपीस. 36 रुपीस कन्वर्जन कॉस्ट होती है. राइट सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू.
Thank you so much for participate my session corporate briefing 2024 Bye-bye. and bye-bye. Thank you. End meeting. End meeting करेंगे तो। Recording stop.